बैरिस्टर साहब, अब थोड़ा ईरान अमेरिका तनाज़े की अगर मैं बात करूं तो दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए जो सजेशंस का तबादला हो रहा था वो भी हो रहा है, लेकिन मीनवाइल ट्रंप साहब ने आज एक ताज़ा तरीन जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं ये जो इनकी जितनी भी बातें थी इनको मुस्तरद करता हूँ। अब ये सूरत हाल आपको किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? क्या ये कहा जा सकता है कि मामला फ़िलहाल लटक गया है? नहीं, देखिए, मैं अभी भी ये कहूँगा कि जो सफारती कोशिशें हैं वो जारी और सारी हैं, और यहाँ पे ये इस बात का जिक्र करना बिल्कुल इंतहाई अहम है कि वज़ीर आज़म ने कल मार्का हक़ के जो पहली एनिवर्सरी थी उस पे जो है उस तकरीब में मैं ख़ुद भी मौजूद था, तो उस पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बताया है कि उनका ईरान का जवाब मौसूल हो चुका है, और ये शटल डिप्लोमेसी और मैसेजिंग जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है एज लीड मीडिएटर। और उस हवाले से फिर वाज़े तौर पे जो आपने ट्वीट जिसका आपने जिक्र किया, तो देखें, एक ऑन स्क्रीन चीज़ें हैं, एक ऑफ स्क्रीन चीज़ें हैं। पसे पर्दा अभी भी सफारती कोशिशें जो वो जारी सारी हैं, तो किस चीज़ पे कहाँ जाके बात बनेगी, किन चीज़ों पे एग्रीमेंट होगा विद इन दोज पॉइंट्स, जो रिप्लाई था, अब वो यूएस की तरफ से कोई काउंटर रिप्लाई आता है, उसकी कोई काउंटर ऑफर आती है, वो देखने की ज़रूरत है। तो हमारा जो काम है वो सालसी का काम है। वी आर नॉट अ पार्टी इन ऑल ऑफ दिस, तो हम अपने आप को कोई फरीक नहीं समझते, ना हैं। दोनों फरीकैन का एतमाद पाकिस्तान पे ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो मैसेजिंग है, जो शटल डिप्लोमेसी है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान ने अब ईरान और अमेरिका के दरमियान ब्रेक थ्रू के लिए कोई टाइम फ्रेम रखा है कि मई के दौरान ही ये मामला तय हो जाएगा या इससे ज़्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है? देखिए, मई का महीना वैसे ही पाकिस्तान के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, और आपको पता है कि वो चाहे 28 मई हो, चाहे वो मार्का हक़ के हवाले से 10 मई हो, तो मई का महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। इसीलिए आपने बाकी भी जिक्र किया मई की महीने की दीगर इवेंट्स के हवाले से। तो मैं इस बात पे ज़रूर कहूँगा कि कोई टाइम लाइन की कतगन नहीं लगाई गई, और डिप्लोमेसी में, सफारतकारी में, या निगोसिएशंस में, या मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में जो सालसी होती है पार्टीज की आपस में, उसमें कोई टाइम लाइन नहीं आप पुट कर सकते। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और वो जिस तरह कहा जाए कि डिप्लोमेसी इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो इवॉल्व भी हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसमें कोई टाइम लाइन या टाइम की कतगन लगा देना वो मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक पार्टीज अपनी पोजीशंस को जो है वो फर्म नहीं करेंगी और किसी एक एग्रीमेंट या किसी एक ऐसी चीज़ पे जो एक्सेप्टेबल हो दोनों साइडों से, उस पे रीच नहीं करेंगी, तो तब तक जो है किसी टाइमलाइन को फॉलो करना, किसी टाइमलाइन को पे बाउंड हो जाना, वो मुनासिब बात नहीं हो। बैरिस्टर साहब, अब थोड़ा अवामी इशू की तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि आप बड़े अच्छे से क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। जिस तरह से इस वक्त मुल्क में महंगाई हो रही है, पेट्रोलियम लेवी की मद में जिस तरह से लोगों से, आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं, हुकूमत बेसिकली टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, तो इसका गुस्सा क्या अब आवाम पे निकाला जाएगा? यानी कि फ़ी लीटर लेवी 117 रुपये तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी ढिठाई से कहा जाता है कि पब्लिक टैक्स नहीं दे रही थी, तो हमने फिर पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए इकट्ठा किया। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सब कुछ आवाम के ऊपर ही डालना है? पब्लिक कैसे टैक्स नहीं दे रही थी? ये पानी की बोतल मेरे पास पड़ी है, इस पे मैंने भी टैक्स दिया। आप भी जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो माचिस की डब्बी हो, चाहे वो कोई दवाई हो, हर चीज़ पे पब्लिक टैक्स दे रही है। तो फिर इतनी ढिठाई से इस तरह कहना कि जी पब्लिक टैक्स नहीं दे रही तो हमने इस तरीके से इकट्ठा किया? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई मंतक या कोई मतलब जो है वो समझ नहीं आता कि ये स्टेटमेंट अगर दी गई है तो क्यों दी गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अवाम सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, और अवाम जीएसटी की मद में, सेल्स टैक्स की मद में, दीगर पेट्रोलियम की जो लेवी है उस हवाले से भी अगर बात की जाए तो बिल्कुल उस अवाम मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्स देती है जो कि इनबिल्ट होती हैं ऑलरेडी प्राइसेस में चीज़ें, या टैक्सेशन की जो मुख्तलिफ हेड्स हैं, और उसके अलावा ओवर एंड अबव जो अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है और अपनी इनकम पे जो टैक्स देना होता है, तो वो भी अवाम टैक्स देती है। अवाम की इस तकलीफ का इतराक है, लेकिन ग्लोबल जो सिचुएशन है, जो आलमी तेल की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए, तो वो इतनी फ्लूइड सिचुएशन है। सुजैन साहिबा, आप खुद देखें कि मैं उस पर यह नहीं कह सकता कि कल कीमत क्या होगी या आज शाम को कीमत क्या होगी। तमाम तर मामला ट्वीट से जुड़ा है। एक पार्टी का बयान आता है, दूसरी पार्टी का बयान आता है, तेल की कीमतें इस तरह फ्लक्चुएट करती हैं कि $5-7 तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब उसके साथ साथ फिर एक सिक्योरिटी सिचुएशन को भी आप ज़रूर देखें
जो पैसेज ऑफ वेसल्स है थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी आ गई है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई है, हम सारी चीज़ जो है आवाम पे पास ऑन नहीं कर रहे। हमने टारगेटेड सब्सिडीज दी हैं। आपको पता है कि मोटरसाइकिलों के जो मोटरसाइकिल ओन करते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके लिए हमने 100 रुपया फी लीटर सब्सिडी दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे हमने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसको किया है, वो सब्सिडी है। इसी तरह छोटे किसानों को भी सूबों में और दीगर जगहों पे जो है वो ई वॉलेट्स के थ्रू उनको टारगेटेड सब्सिडी दी गई है, उनको ये सहूलत फराहम की गई है। लेकिन आपकी बात बजा है, आपकी बात बजा इसलिए है कि मैं बजाते खुद अपनी ज़ाती हैसियत में ये आपको कह सकता हूँ कि अवाम के ऊपर बिल्कुल एक बोझ है। और जैसे जैसे कीमतों का जो एक फ्लक्चुएशन होती है, ये हमें अनफॉर्चुनेटली, अनविलिंगली, अनवांटिंगली, क्योंकि हम एक मुश्किल IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF के साथ ये तमाम तर चीज़ें हमारी तय हैं कि लेवी जो है वो ऑन दी हायर एंड होगी। अब जैसे ही तेल की कीमतें अगर नीचे आएँ आलमी मंडी में, तो बिल्कुल हम वो बेनिफिट जो है पास ऑन करेंगे एंड कंज्यूमर तक, आवाम तक, जिस तरह हमने पहले भी किया और टारगेटेड सब्सिडी भी दी। अब यहाँ पे दिस बेग्स द क्वेश्चन कि थोड़ी सी अब जो नाजरीन को और आपको भी चीज़ थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है। तो मैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की मिसाल आपको दूंगा कि जंग से पहले जनवरी 2026 में $60 से $70 पर बैरल इसकी कीमत थी तकरीबन। तो पीक जब क्राइसिस गया, ये हो गया 120 से $140 पर बैरल तक। तो मोर देन कह लें डबल दी अमाउंट, मतलब तकरीबन 50-60% जो है वो इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया इस जंग के असरात की वजह से। और फिल वक्त जो मई 2026 की अगर बात करें तो जो अभी फिलहाल वो 105 तक है पर डॉलर, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारा एक पड़ोसी है इंडिया, वहाँ पे 95 रुपए था फी लीटर, आज भी उतना है। अफगानिस्तान में 65 था, 72 हो गया, 7 रुपए का इजाफा हुआ। बांग्लादेश में 116 टका था, अब 135 हो गया, 19 रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 266 था, अब 415 पे चला गया, यानी तकरीबन 150 रुपए का इजाफा हुआ। अगर मैं वैसे एक एग्जांपल कोट करूं कि जो मेरा कैमरा मैन है उसकी जो तनख्वाह है वो 40,000 है, अगर डेली का उसका 2 लीटर पेट्रोल भी लगता है तो वो तो उसका 24,900 पे चला गया। पीछे उसके पास बचे 15,100 महीना गुजारने के लिए। अब वो क्या करेगा? वो डाका डालेगा, सुसाइड करेगा, वो करेगा क्या? कि उसने अपना घर भी चलाना है, फैमिली को भी देखना है, बिजली के बिल भी देने हैं, वो क्या करेगा? आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि वो क्वालिफाई करते हैं उस टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के लिए और उनको बिल्कुल उसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमने डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू डिसेमिनेट किए हैं तमाम तर लोगों को, कि ताकि उनको कम से कम कोई दुश्वार गुजारी ना हो। वो जो 100 रुपया पर लीटर हम बेनिफिट दे रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी के तहत, जो गरीब लोगों को, गरीब आवाम को, उनका कम से कम जो है ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, और आपने भारत की बात की तो आपको याद होगा एट द पीक ऑफ दोस क्राइसिस भारत में जो है वो लाइनें लग गई थी, एक जाने की कैफियत थी। और आज ही उनके वज़ीर आज़म मोदी ने ये अगर आप देखें तो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस जो कि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी और बहुत पहले और बर वक्त जो है इंस्टॉल कर दिए थे, इम्प्लीमेंट कर दिए थे, तो उस पर आज मोदी हुकूमत कह रही है कि जी आप पेट्रोल की कंजम्पशन कम करें, आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप जो नॉन एसेंशियल सोने की खरीदो फरोख्त वो मत करें, आप अपना जो बैनुल-अक़वामी सफ़र है, बैरून मुल्क सफ़र है, उसको जो है वो तर्क कर दें अगर वो गैर ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो फर्टिलाइजर्स के हवाले से है, उन्होंने कहा उसका भी कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयल कंजम्पशन जो खाने पीने की अशियाओं के हवाले से जो वो इम्पोर्ट करते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा इन्हिसार कम करें। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान ने कम से कम महीना 1.5 महीना पहले इंट्रोड्यूस करवा दी थी, और वो इसलिए करवाई थी, बल्कि महीना उससे भी ज़्यादा हो गया जब से जंग शुरू हुई। मुझे याद है कि वो मार्च की नोटिफिकेशंस हैं जो हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं, और अब मई हो चुका है, तो 2 माह तो या 2 माह से ज़्यादा ही होने वाले हैं इस पूरी जंग को जब से हुई। तो हमने ये तमाम तर एक्शनेबल मेजर्स जो हैं ये लिए, जिसमें अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए उनको हमने बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया। जो दीगर ममालिक अब उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल वक्त है, दिस टू शैल पास। लेकिन मैं इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता आपको कि आलमी मार्केट्स में जब तेल की कीमतों में इजाफा हो और वो इतनी फ्लूइड हो और वो अप एंड डाउन हो रही हो, तो उस हवाले से फिर हमें उसके शॉक्स और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये टेम्प्रेरी है, ये किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि ये जंग होगी, ये जंग आएगी। और इसमें इन एनी केस जो है आपको याद होगा कि
बानी पीटीआई की अपनी स्टेटमेंट भी मौजूद है। उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर ईरान के साथ जंग हो जाती है किसी मुल्क की तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि तेल की कीमतें बढ़नी है, लेकिन इस हवाले से जंग के स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाएगा और वहां से जो तेल और गैस की तरसील है वो इफेक्ट होगी, तो ये किसी ने फोर्सी और फायदा नहीं किया था। तो गुजारिश यही है कि थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त है, कठिन है मरहला, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें कम होंगी अवाम को फिल फौर बिला ताखीर वो जो बेनिफिट है उसका वो पास ऑन हो।